हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग ये जो यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा पॉलिटी का। वो रहेगा पॉलिटी का। पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉलिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो पॉलिटी से जैसे जब हमने पॉलिटी का पेपर एनालाइज किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप पॉलिटी के एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि 15 से 17 क्वेश्चंस और समटाइम्स इवन 20 क्वेश्चंस कम फ्रॉम पॉलिटी। ओके, यूजुअली पॉलिटी से अगर हम देखेंगे तो 2025 तक, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम तक हम लोग 15 से 17 या कभी कभार 20 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे हैं जो कि आए हैं पॉलिटी से। बट इस बार अगर आप देखोगे तो 6 to 7 क्वेश्चंस ही आए हैं पॉलिटी से। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं। और ये जो पॉलिटी का जो पार्ट था वो ले लिया है हिस्ट्री ने। हिस्ट्री से यूजुअली 6 से 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन आए हैं। ओके, पॉलिटी के बाद हम लोग हिस्ट्री पेपर ही एनालाइज करेंगे। ओके, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एनालाइज करेंगे, बट इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिटी। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम पॉलिटी इन 2026 यूपीएससी? There were somewhere around 6 to 7 questions, and in today's class we will be going to discuss about them. Okay, आज की क्लास में हम लोग वो 6 से 7 क्वेश्चंस जो पॉलिटी से आए हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसे डीपली एनालाइज करेंगे। ओके, let's begin with the first question. So what is the first question? The first question over here, if you see the question, it is given in the form of a case study. इस साल यूपीएससी ने एक नया फॉर्मेट फॉलो किया है क्वेश्चंस पूछने का, जो कि है केस स्टडीज। ओके, और पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस केस स्टडी के फॉर्मेट से ही पूछे गए हैं। ओके, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व इट। मिस्टर एक्स, अ सीनियर, ओके, this is a case study. Here we have a character called Mr. X. Mr. X, a senior officer, was overseeing a critical vaccination program during a pandemic. He was overseeing a critical vaccination program during a pandemic. He found that a private service provider responsible for vaccine distribution was compromising on the quality to make profits. Despite immense pressure to manage the issue due to vested interests, he raised his voice based on the principles of public administration, which he learned during various training programs attended across his career. He reported the issue to the appropriate authority, vigilance authority, and halted the contract to ensure citizens' welfare. So what is the question over here? Here a case study is given. एक case study दिया गया है जिसमें एक मिस्टर एक्स है जो कि एक सीनियर ऑफिसर है और उनका काम ये है कि ही हैज़ टू ओवरसी अ क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और उसे सुपरवाइज करने का काम दिया गया है मिस्टर एक्स को, जो कि है एक सीनियर ऑफिसर। और उन्होंने ये देखा कि एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, एंड वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था क्वालिटी को लेके। क्यों? ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाने के लिए। ओके, और मिस्टर एक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था बिकॉज बहुत ही जाने माने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ही हैड टू फेस इमेंस प्रेशर ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रिंसिपल यूज़ किया जो कि उन्होंने सीखा था अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। ओके, ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हैज़ लर्न डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही यूज्ड वन सच प्रिंसिपल टू रेज हिज वॉइस। ओके, एंड ही रिपोर्टेड द इशू टू अप्रोप्रिएट विजिलेंस अथॉरिटी। ओके, ही रिपोर्टेड दिस इशू एंड ही हाल्टेड द कॉन्ट्रैक्ट टू एंश्योर सिटीजन्स वेलफेयर। सिटीजन का वेलफेयर इंश्योर करने के लिए उन्होंने ये जो इश्यू था ये एक अप्रोप्रिएट विजिलेंस अथॉरिटी को रिपोर्ट किया और ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को उसे रुकवा दिया। ओके, डिड यू गेट द क्वेश्चन? सो हियर द क्वेश्चन इज
which among the following principles of public administration was most strongly demonstrated by Mr. X action? First is esprit de corps. Esprit de corps means teamwork. You have to work in the team. Next we have equity, then accountability and delegation. So ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था. ओके, दिस क्वेश्चन इट वाज वेरी इजी, बट स्टूडेंट जब एक डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन देखते हैं तो वो थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ा मतलब लगता है कि ओके, और क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, इतने लंबे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं पॉलिटी में. सो स्टूडेंट जब एक केस स्टडी का, फर्स्ट तो ये बहुत ही नया फॉर्मेट था एक स्टूडेंट के लिए, ओके, जो 2026 में ही पूछा गया था. तो क्वेश्चन देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं, बट अगर आप आराम से बैठ के थोड़ा शांत दिमाग से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था. सो द आंसर इज अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज Mr. X, he is an officer who was overseeing. So basically, he is responsible. Mr. X, he is responsible for this critical vaccination program because he is overseeing. He is in a way supervising this critical vaccination program. So it is his responsibility. So when you are responsible, you have to be accountable also, right? With great responsibility comes ग्रेट अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो. अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल भी हैं. सो दैट इज व्हाट ही डिड. ओके, सो द आंसर इज अकाउंटेबिलिटी. ही यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी. इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में देख लेते हैं. इसे हम लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लेते हैं. सो डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम स्पेशल इंटरेस्ट, Mr. X action of reporting misconduct to the vigilance authority and stopping a compromised contract is a classic example of accountability. Okay, the duty of a public servant to account for decisions, actions and results while performing public tasks. So basically he was performing a public task. What was this public task? That he was given the authority or he was given the responsibility of overseeing the vaccination program. So basically he will be held accountable for his decisions, actions and results while performing the public task. Delegation is the next. दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं है और दूसरे ऑप्शंस का क्या डेफिनेशन है वो भी हमें आज देखना है. ओके, सो डेलीगेशन, हमने अकाउंटेबिलिटी का डेफिनेशन तो देख लिया. सो बेसिकली यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, decisions and the results while performing any public task. Okay, then delegation is the act of assigning work to subordinates. So basically delegation means you will be assigning some part of your work to your subordinates. That is known as delegation. Justice, next, equity is the fair and equitable treatment of citizens, and esprit de corps is the team spirit and togetherness among employees. Okay, so did you get this? So accountability का definition हमने देखा. Next we saw the definition of delegation, equity and esprit de corps. सो इस तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो चेक इन कीजिए. मैं उसका लिंक आपको इधर टैग कर दूँगी. ओके, सो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूजुअली स्टूडेंट्स जब हम उन्हें कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, तो वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टू आंसर पढ़ के चले जाते हैं. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है. फर्स्ट तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है और उसके बाद जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है. ओके, यू हैव टू जस्ट नॉट स्टडी अबाउट अकाउंटेबिलिटी. अगर आपका आंसर अकाउंटेबिलिटी है, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ के आप लोग वो क्वेश्चन को बाजू में नहीं रख सकते. आपको जो अदर ऑप्शंस है वो ऑप्शंस के डेफिनेशन, अगर कोई डेफिनेशन पूछा गया तो उसका डेफिनेशन क्या है, अगर कुछ टॉपिक दिया गया है तो उसके टॉपिक के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है. तभी आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का टास्क रहेगा वो कंप्लीट होगा. ओके, इफ़ यू डोंट डू दैट इट विल बी एन इनकम्प्लीट टास्क और इट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम. वेस्ट ऑफ टाइम ही रहेगा, उसके अलावा आपको कुछ यूज़ नहीं रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने से, अगर आप इस तरह एनालाइज नहीं करोगे. ओके, so let's move on to the next question. So let's see the second question. Second question भी almost एक case study based question ही है. चलिए second question देखते हैं. Okay, in a multi-ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently led to community tensions, a flashpoint has arisen with a government decision to allocate land for
land for waste management facility near a tribal hamlet, sparking protest by the tribal community, which claimed that the land was sacred and critical to their cultural identity. Okay. At the same time, urban residents and local industries supported the project. Okay. At the same time, urban residents and local industries supported the project, citing severe solid waste challenges and health concerns due to lack of a proper disposal site. Okay. The conflict has escalated with roadblocks, social media campaigns, and allegations of police excesses. So, as a responsible government official, you are asked with resolving the situation through mediation, ensuring a sustainable outcome that balances environmental needs. Okay. So, environmental needs are balanced with tribal rights and urban public health. Okay. So, this is the question. The situation is that there is a multi-ethnic district where continuous community tensions happen, and in that district the government has to assign land for waste management facility, and they have assigned it near the ट्राइबल हैमलेट. ओके, उन्होंने एक ट्राइबल हैमलेट के पास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक लैंड अलॉट किया है, और तो उसके वजह से ट्राइबल कम्युनिटी जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, और उनके साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चल रही हैं जो कि इस प्रोग्राम को हॉल्ट करने के बारे में बात कर रही हैं. और वहाँ के जो अर्बन रेसिडेंट्स है, लोकल इंडस्ट्रीज है, वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज देयर इज़ अ नीड फॉर लैंड फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लैंड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए जो भी अर्बन रेसिडेंट्स हैं और इंडस्ट्रीज़ है उधर की, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस डिसीजन को जिसे गवर्नमेंट ने लिया है. बट द ट्राइबल कम्युनिटी दे आर अपोजिंग इट. सो हाउ you as a government official will handle it. Okay, so 4 situations are given. What are those? A successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing the technical alternatives. Okay, this is the first option. Second option is the government should move ahead with the project without delay to address urban health concerns which outweigh the sentiments of a small group. Next, third option. Third option is creating a multi-stakeholder dialogue platform including tribal leaders, environmental experts, and municipal representatives to build mutual understanding and help de-escalate the tension. Okay. Next, 4 we have conducting an independent environmental and social impact assessment and sharing findings transparently with both sides to facilitate evidence-based decision making. Which of the following given above would contribute to the resolution process? Okay, so ये जो problem arise हुई है उसे you as a government servant, you as a government official, how you will tackle. Okay, so 4 situations are being given here. What are those 4 situations? First situation, it talks about mediation. So mediate करना है, और जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स है उसे फर्स्ट रिकॉग्नाइज करना है, वही दिया गया इधर. Begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community. So first you have to acknowledge about their concerns and then mediate to solve the problem. So first is the right answer. Next we have the government should move ahead. The government should move ahead with the project. So government should move ahead with the project, giving more importance to urban health concerns which outweigh the sentiments of a small group. Okay, urban health concerns को ज़्यादा importance देके इधर ये जो भी tribal community. So anyways they are very small tribal community. So the urban health concerns, they are outweighing the sentiments of a small group. The government should go ahead giving more importance to the urban residents who are living over there rather than giving importance to the tribal community. It is very exclusionary. It is not inclusionary. This option, if the government takes that decision, it leads to an exclusionary decision. They are not taking inclusive decisions. So that's why this is a wrong statement. Then we have the third statement, creating a multi-stakeholder dialogue platform. So a dialogue platform involving representatives from all the different groups. They should sit together and try to negotiate. So ये भी option सही है. Then we have environmental impact assessment. इससे क्या problem है? Evidence-based decision making
होगा अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर कंडक्ट किया जाए उस एरिया का, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कैन टेक प्लेस. ओके, सो अगर उस एरिया का एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हेल्ड किया जाए तब एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इसीलिए ये भी आंसर सही है. तो ये ऑप्शंस आर 1, 3 एंड 4 जो कि है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. ये बहुत ही ईजी केस स्टडी था, बट द प्रॉब्लम इज वे यू काम इन द एग्जाम सेंटर. क्या आप सोचने लायक थे एग्जाम सेंटर में? जब भी एक स्टूडेंट देखता है क्वेश्चन का लेंथ देख के ही उसका आधा कॉन्फिडेंस उधर ही गिर जाता है. तो प्लीज़ आप आगे जाके भी ऐसा मत करिए. अगर क्वेश्चन बड़ा भी होना तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है और जाके उस एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं तो ट्राई करिए. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे उन्हें इसका आंसर नहीं मिला. जब वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आके क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तब उन्हें लगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई please stay calm when you're solving question, even for your future exams also. Okay, so the first step in resolving such ethnically charged conflicts is to sympathetically address the cultural and identity concerns of the impacted group. This is followed by inclusive multi-stakeholder discourse. Okay, then an open evidence-based environmental and social impact assessment. In addition to violating the principles of natural justice, FRA forest, so in addition Forest Rights Act, in addition to violating the principles of natural justice, Forest Rights Act 2006, PESA, and the notion of free, prior and informed consent. Statement 2, okay, bulldozing ahead by overriding tribal sensibilities as a small group would intensify the conflict rather than end it. Therefore only 1, 3 and 4 are long lasting acceptable mediation techniques based on Gandhian conflict resolution principles and administrative ethics. Okay, so ये क्वेश्चन खत्म हो गया. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो केस स्टडी. सो मोस्टली हम लोग देखेंगे तो पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आए वो मोस्टली केस स्टडी क्वेश्चन ही थे. सो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. ओके, एक्स वॉज एड्रेसिंग अ सेमिनार ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ as provided under Article 17 Part 3 of the Constitution. X explained that the meaning of the term law in the Constitution of India was very comprehensive. It included ordinances, orders and even rules and regulations. Y pointed out that the term law in Article 13 also included custom or usage having in the territory of India the force of law, to which X was not convinced. Okay, so basically this question is about Article 13. ये क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 13 के बारे में पूछ रहा है. ओके, इट इज आस्किंग अबाउट आर्टिकल 13 एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ. इन आर्टिकल 13 द डेफिनेशन ऑफ लॉ इज गिवन. लॉ का मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशन है, कौन सी चीज़ें लॉ में इंक्लूड होती हैं, वो आर्टिकल 13 में मेंशन की गई हैं. अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो आर्टिकल 13 के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाके अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 13 के बारे में क्वेश्चंस आए हैं. बस एक ही डिफरेंस है कि इस पैटर्न में नहीं आए, डायरेक्टली पूछा गया है. ओके, सो एंड सो थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अंडर आर्टिकल 13. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियसली देखे हैं आर्टिकल 13 के रिलेटेड, बट इस साल एक केस स्टडी के रूप में इस क्वेश्चन को दिया गया है. दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस. उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है. तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 30. तो एक्स कह रहा है कि आर्टिकल 13 में आपको ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड है. वाई कह रहा है कि हाँ भाई लॉ में ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड हैं. उसके साथ साथ कस्टम्स और कस्टम्स विच आर इन यूसेज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव द फोर्स ऑफ लॉ. लॉ में कस्टम्स भी इंक्लूड होते हैं जो उस टेरिटरी में प्रिवेल हो रहे हैं. ये भी लॉ में इंक्लूड है, ये कहना है वाई का. सो वाई इज सेइंग दैट, सो एक्स इज सेइंग दैट ordinances, orders, rules and regulations
is equal to law. Y is saying that yes, ordinances, orders, rules and regulations are equal to law and also customs. Okay, so X and Y. According to X, only orders, ordinances, rules and regulations. ये कहना है X का, ये कहना है X का. Y का कहना है कि ये सब चीजें भी लॉ है प्लस कस्टम्स, ये भी लॉ है. अगर आप आर्टिकल 13, ओके, अगर आप आर्टिकल 13 3 क्लॉज ए अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये जो वर्ड्स मेंशन की गई हैं वो वर्बैटिम मेंशन्ड है उधर. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बेस्ड ऑन द अबव सेलेक्ट करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो. X is correct. Yes, X is correct in the interpretation of law, including the view on non-inclusion of custom. No, custom is part of law. So A is wrong. Then the view of Y that law included custom is not correct. No, it's correct. It's correct, right? Y says that law includes customs. So it is right. That is why option B is wrong. Then we have option C, which says that the views of both X and Y are correct. The view of only Y is correct. So mostly जो भी aspirants जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की है इस एग्जाम के लिए वो इस 2 ऑप्शंस में आके फंसे होंगे. ओके, वो लोग ये दोनों ऑप्शंस में आके फंस गए होंगे क्योंकि द व्यूज ऑफ बोथ X एंड Y आर करेक्ट, ये भी आंसर हो सकता है, और द व्यू ऑफ ओनली Y इज करेक्ट, ये भी आंसर हो सकता है. तो क्या है आपके मुताबिक क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, बट अगर आप ये लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, X was not convinced. So basically X says that what I define as a law, what I said includes law, that is only correct. I am not convinced with customs being included in law. लॉ के अंदर कस्टम्स को इंक्लूड करना मैं उससे सहमत नहीं हूं. तो X क्लियरली बोल रहा है कि Y ने जो लॉ की डेफिनेशन दी है वो रॉन्ग है. So that is why the views of both X and Y can't be correct because X is not convinced with the definition of law given by Y. But the answer is, what is the answer? Answer क्या है? That law which is defined under Article 13 of the Constitution, it includes orders, ordinances, rules, regulations, and customs. ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था अगर आपको लॉ का डेफिनेशन पता था. ओके, अगर आपने आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली अच्छे से पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक पीस ऑफ केक था. ओके, so X is saying that orders, ordinances, rules and regulations only make law. Okay, law का मतलब सिर्फ ये 4 चीजें हैं. Y क्या कह रहा है? लॉ का मतलब ये 4 चीजें हैं, उसके साथ साथ कस्टम्स भी है. Okay, got it? So this was the third question. So what is the answer for this question? The answer is D. The view of only Y is correct because X is not convinced with the view of Y. So Article 13(3) Clause A defines law broadly as any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage that has legal force inside Indian territory. Y is correct as custom and usage with legal force are specifically covered. X view, which disregards custom, is unfinished and goes against Article 13(3) Clause A. As a result, option D is the proper response as only Y's perspective is true. Okay, then cases such as Santaram versus
Lab Singh, Santram versus Lab Singh, and Madhukeshwar versus State of Bihar. So in these two cases, it is established. Bihar have upheld this established notion. Okay. So you can go and refer these two cases for more clarification. Okay. So next, move on to the fourth question. Okay. We are talking about the fourth question. So consider the following statements with reference to the Constitution of India. So कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या है वो क्वेश्चन, चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज, देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफिशियली कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताने वाला ऐसा कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. ये कहना है फर्स्ट स्टेटमेंट का. So the first statement is wrong because Article 393, okay, Article 393 of the Constitution, it says that the Indian Constitution from now on it will be called the Constitution of India. Okay. Then the second statement, there is no article in the Constitution of India that specifies that the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act of 1935 stand repealed. नहीं, ये भी wrong है. Okay, this is also wrong because Article 395. Okay, so Article 395 of the Constitution, it says that Indian Independence Act of 1947 and Government of India Act 1935 stand repealed. Okay, then we have the third statement. There is no article in the Constitution of India that mentions 26th January 1950 as a date of commencement of the Constitution. So इस स्टेटमेंट का ये कहना है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल्स है उसमें किसी भी आर्टिकल में ये मेंशन नहीं किया गया है कि 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि आर्टिकल 394, ओके, आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट मेंशंस दैट 26 जनवरी 1950 इज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट. आंसर बी है. ओके, बी इज अ राइट आंसर. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, आर्टिकल 1 से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और याद भी करते हैं और क्वेश्चंस मोस्टली उधर से ही आते हैं. ये पहली बार होगा कि यूपीएससी ने जो आखिरी आर्टिकल्स है 393, 394 एंड 395 उससे क्वेश्चंस पूछे हैं. तो दिस क्वेश्चन इट वाज ऑन अ हार्डर साइड. ओके, डिफिकल्टी साइड वी कैन से. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था. So the explanation you can see, the explanations, ये चलिए explanation देखते हैं इसका. All the three statements are incorrect because statement 1 is incorrect because article 393, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, article 393 specifically states this constitution may be termed the Constitution of India. Statement 2 is also incorrect because article 395 it clearly repeals the Indian Independence Act of 1947 and Government of India Act of 1935. Then statement 3 is also incorrect because article 394 states that the remaining elements of the constitution will take effect on 26 January 1950 because some of the elements of the constitution they came into effect on November 26, 1949. Okay, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, व्हाट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नवंबर 26, 1949. 1949 नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और उसी टाइम में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इफेक्ट में आ गए थे. ओके, एंड आर्टिकल 394 स्टेट्स दैट जो भी पार्ट्स नवंबर 26, 1949 को इफेक्ट में नहीं आए थे वो पार्ट्स जनवरी 26, 1950 से इफेक्ट में आएंगे. वही ये 4 स्टेटमेंट में कहा गया है. मैं आपको बता देती हूँ. स्टेट्स दैट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द
Constitution will take effect on January 26, 1950. However, certain articles specified in Article 394 came into effect immediately on November 26, 1945. November 26, 1949 को there were some articles which came into effect, and the remaining articles they came into effect on 26 January 1950. Okay. So this is a last question, I think. So this is a next question. This question is on the rights of persons with disabilities. Okay. ये question पूछा गया है rights of persons with disabilities के बारे में. Which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is or are correct? इसके बारे में question पूछा गया है. तो चलिए देखते हैं. The right, first option, okay, first option is the Right of Persons with Disability Act. Okay, the Right of Persons with Disability Act was passed by the Parliament in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on government to ensure accessibility and non-discrimination. ये पहला statement है. Second statement is the Sughamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for persons with disabilities across 3 key domains: built infrastructure, transport system and information and communication technology. ये second statement है. Next, third statement is the National Divyangjan Finance and Development Corporation is a public sector organization set up by Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among persons with disabilities. Okay, so इसमें से आंसर क्या हो सकता है? ये जो 2018 है ये थोड़ा आपको डाउट आना चाहिए, क्योंकि ये जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ये 2016 में किया गया था. ओके, रिजर्वेशन वाज गिवन. We'll see how much reservation was given in employment and how much reservation was given in higher education. We'll see it in the next slide. Okay, then Sughamya Bharat Abhiyan और Accessible India Campaign भी कहा जाता है इसे, ये लाया गया था 2015 में. ओके, इन 2015 a program called Sughamya Bharat Abhiyan, Accessible India Campaign was brought, and the major objective was to build infrastructure which is inclusive. Okay, which includes persons with disabilities. Okay, the infrastructure should be inclusive, transport system should be inclusive, and information communication technology. Then National Divyangjan Finance Development Corporation is a public sector organization, Ministry of Corporate Affairs. ये थोड़ा questionable है. Okay, because as it deals with persons with disabilities. Okay, as it deals with persons with disabilities, it comes under Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay, Ministry of Social Justice and Empowerment के अंदर ये प्रोग्राम आता है. ये जो नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिया गया है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एस्टैब्लिश किया गया है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ओनली टू इज करेक्ट. दैट सुगम्य अभियान, सुगम्य भारत अभियान. तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार देख लीजिए. ऑल द 3 स्टेटमेंट, सॉरी ये रॉन्ग है. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ. ओके, सॉरी फॉर नॉट इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो इन एक्सप्लेनेशन वी कैन से, मैंने जैसे कि आपको डिस्कस कर लिया है, ये पूरा स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट द ईयर पार्ट. ओके, एंड द राइट स्टेटमेंट कुड बी द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट was passed by the Parliament of India in 2016, which mandates reservation of 4% in employment and 5% in higher education. हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दिया गया है और एम्प्लॉयमेंट में 4% रिजर्वेशन दिया गया है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, it was established as a public sector organization under Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन.
तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, सो प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम are given in the 5th schedule of the constitution. Okay, then some tribes of India are entitled to exemption from paying income tax on certain incomes. Okay, then we have the Constitution of India provides for reservation of seats in panchayat for women belonging to scheduled caste and scheduled tribes. Which one of the following conclusion based on the above statement is or are correct? तो इसका आंसर क्या है? Its answer is A. There are two correct statements that include statement 2. So इसमें दो करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि इंक्लूड करता है स्टेटमेंट 2 को भी, राइट. एंड सेकेंड ऑप्शन इज देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट आर स्टेटमेंट्स 1 and 3. सो जो दो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 1 and 3 है. ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो प्रोविजंस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम का जो है वो मेंशन किया गया है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. और ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज सम एग्जेम्पशंस आर गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. देन वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन. यस, अंडर local self government, in panchayat and in municipalities for SC and ST women reservations are provided. Okay, so the answer is option B. There are two correct statements. Sorry, the answer is option A. Option A is a correct answer. That is, there are two correct statements that include statement 2. So what are the two correct statements? 2 and 3 are the correct statement. 1 is the wrong statement. Okay, explanation देख लीजिए आप एक बार. So explanation is the tribal territories in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are administered under the 6th schedule of the constitution, not the 5th schedule. Under 5th schedule includes scheduled territories in the other states. Okay, then we have statement 2. Under section 10 clause 26 of the income tax act, it exempts scheduled tribes dwelling in specific parts of northeast and Ladakh from paying taxes on income or dividend or interest from securities. Okay, then we have the statement 3 which says that article 243d clause 3 and 243d clause 4 requires reservation for SC and ST women in panchayat. Therefore both the statements are correct. Which two statements are correct? Statement 2 and statement 3 are correct. Only statement 1 is wrong. Then we have to talk about the respect of questions asked by members of the parliament in India. Consider the following statements in respect of questions asked by the members of the parliament. Okay, members of parliament जो भी questions पूछते हैं उसके बारे में इधर question पूछा गया है. Okay, so what are the 4 statements? First we'll see them. First statement is unstarred questions are those to which a member desires oral answer. Okay, unstarred question, oral answer. Okay, then starred questions are those to which member desires written answer. Starred question, written answer. Then third option is no supplementary questions can be, see supplementary, right? No supplementary questions can be asked on an unstarred question. तो आपको ये प्लीज ध्यान में रखना है कि दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन. मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आपको ये कैसे याद करना चाहिए. ओके, सो प्लीज रिमेंबर SOS. आप ये याद कीजिए. यस मीन्स स्टार्ड क्वेश्चन. ओके, S मीन्स स्टार्ड क्वेश्चन, O मीन्स ओरल आंसर और yes मीन्स सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. अगर आपको ये एक छोटा सा फॉर्मूला बोल सकते हैं, अगर आपको ये छोटा सा ट्रिक याद होती ना तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाते. ओके, सो व्हाट इज दैट? SOS. SOS मीन्स S का मतलब है स्टार्ड क्वेश्चन, O का मतलब होता है ओरल आंसर, S का मतलब होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. सो इसका मतलब ये है कि स्टार्ड क्वेश्चंस
they require oral answer, and they also and the perseverer and the member of parliament can also ask supplementary questions. Okay, starred questions ऐसे questions हैं जिसका oral answer ज़रूरी है. Okay, they don't demand they don't require written answers, they require oral answers. ओरल आंसर्स है इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. तो इस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर आप इजीली आंसर कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अनस्टार्ड क्वेश्चंस आर दोज विच अ मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर. नहीं, स्टार्ड क्वेश्चंस आर दोज, राइट, SOS, स्टार्ड क्वेश्चंस आर दोज फॉर विच मेंबर डिजायर्स ओरल आंसर. तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है. ओके, देन द सेकेंड क्वेश्चन, starred questions are those to which a member desires written answer. No, starred questions are those for which member requires oral answer. SOS याद कीजिए. ओके, SOS, starred questions are those for which a member requires oral answer. Next, third option, no supplementary question can be asked on an unstarred question. Right, ये सही है, because no supplementary question, because all supplementary questions can be asked only for oral answers and oral answers are given only in the case of starred question. आप ये एक फॉर्मूला प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए, SOS, स्टार्ड, ओरल, सप्लीमेंट्री. अगर आप ये एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आपको स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन के ऊपर पूछे जाते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे. ओके, तो इसका आंसर क्या है? सी. देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट. विच इज दैट वन करेक्ट स्टेटमेंट? इट इज ऑप्शन सी. तो इधर एक्सप्लेनेशन दिया गया है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज अनस्टार्ड क्वेश्चंस रिक्वायर अ written response and must be set on the house table. No oral or additional answers are all allowed. Okay, an oral question resembles a highlighted question. Next, statement 2 incorrectly statement 2 is incorrect, states that starred questions need an oral answer in the house with optional supplements. The description of a written answer question is appropriate for unstarred question. Statement 3 is correct. Extra questions cannot be, or supplementary questions cannot be asked on unstarred questions as they must be replied in writing. Okay. Then we have this question in which it says that consider the following statements about the Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe in the Parliament. So there is a committee on the welfare of scheduled caste and scheduled tribe, and on that committee the question is being asked. So what is the first statement? What does the first statement say? Although members of this committee are elected from both the houses of the parliament, chairperson of this committee is appointed by the chairman of the Rajya Sabha. Okay, so the chairperson is appointed by the chairman of the Rajya Sabha. Second statement is 20 members are elected by the Rajya Sabha and 10 members are elected from the Lok Sabha. 20 from Rajya Sabha and 10 from Lok Sabha. Then no minister except for the Union Minister of Social Justice and Empowerment is eligible to be a member of this committee. Okay. Then fourth statement is members are elected for a fixed term of 2 years from the date they enter their office. So इधर एक 2 years दिया है. Then Union Minister of Social Justice and Empowerment is only eligible to be the member of this committee. Then 20 members from Rajya Sabha and 10 members of Lok Sabha दिया गया है. इसका आंसर क्या है? The answer to this question is there is no correct statement because according to the composition of the Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Scheduled Tribe. So according to the composition of the Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, जो कमिटी है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की पार्लियामेंट में, उसके कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग उसमें 30 मेंबर्स होते हैं विच आर हु आर 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा. ओके, सो दिस स्टेटमेंट कांट बी करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज सेकेंड ऑप्शन सेज इट इन अ रिवर्स. इट सेज दैट there are 20 members from Rajya Sabha and 10 from Lok Sabha. That is wrong because the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes has 30 members in which 20 are taken from Lok Sabha and 10 are taken from the Rajya Sabha. Then no minister except for the Union Minister of Social Justice and Empowerment is eligible to be the member of this committee. अगर आप इधर देखेंगे तो the ministers including the Minister of Social Justice cannot serve on this committee. So basically this committee
does not have any minister. Ministers can't be member of this committee, even if it is Minister of Social Justice and Empowerment. Okay. Then the chairperson, see, the chairperson is nominated by the Speaker of the Lok Sabha from among the Lok Sabha members of the committee. This committee has 30 members. Of this 30 members, 20 come from Lok Sabha and 10 come from Rajya Sabha. Okay. और लोक सभा के जो स्पीकर है, ओके, लोक सभा के जो स्पीकर है वो नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन को फ्रॉम द पीपल हु आर फ्रॉम द लोकसभा मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ द कमिटी. लोकसभा से जो 20 लोग हैं उनमें से एक पर्सन को, एक एमपी को, सॉरी, लोकसभा के जो 20 लोग हैं उनमें से एक को स्पीकर चेयरपर्सन के जैसे नॉमिनेट करते हैं. ओके, so that is what is written here. The chairperson is nominated by the Speaker of the Lok Sabha from among the Lok Sabha members of the committee, not the chairman of the Rajya Sabha. Rajya Sabha के chairman का इसमें कोई भी role नहीं है. So that is why statement 3 is also wrong, 2 is also wrong. And members are elected for a fixed term of 2 years. No, members are elected for a fixed term of 1 year. Here. The period of office is 1 year, not 2. So, fourth statement be wrong. Okay, the fourth statement is also wrong. Did you get it? I'll summarize it. So, it says that the Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, okay, it has 30 members, in which 20 members are from Lok Sabha, 10 members are from Rajya Sabha. And the chairman of the committee, he is nominated by the Speaker of the Lok Sabha. Speaker of the Lok Sabha from among the Lok Sabha members who are part of that committee. Then no minister is a member of this committee. Even Minister of Social Justice and Empowerment is also not part of this committee. Then members are elected for a fixed term of 1 year. They serve office for 1 year and they'll be part of this committee for 1 year. Then we have zero first information report. Okay. So what is the question about this? So what is this question about? Which of the following statement about zero first information report under the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023 is or are correct? Okay. So the first option is a zero FIR can be lodged at a police station even though the place of commission of a cognizable and non-cognizable offence is outside the territorial jurisdiction of that police station. That is the first statement. Second statement is the officer in charge of the police station where a zero FIR has been lodged may, with the permission of the competent authority, initiate a preliminary inquiry. Okay. Next, option 3. Under zero FIR, it is obligatory for the informant to furnish information electronically. So पहली बार जब आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो these are the statements or these are the areas which you have to underline. Okay, then try to solve this question. First हम लोग third option पे देखते हैं. Okay, under zero FIR, it is obligatory for the informant to furnish information electronically. ये बहुत ही ज़्यादा illogical दिखता है. Okay, it looks very illogical because it is said that zero FIR के नीचे जो भी information दी जाती है वो orally भी दी जा सकती है, written form में भी दी जा सकती है और electronically भी दी जा सकती है. It is not obligatory for the information to be given in the form of it is not obligatory for the informant to furnish information electronically. सिर्फ electronically ही देना ये obligatory नहीं है. Information can be furnished by the informant either electronically, orally or in the written form. So option 3 wrong है. तो आप eliminate कर दीजिए. A eliminate हो जाएगा, B eliminate हो जाएगा. So 1 और A, C और D और statement 1 और statement 2 ही सही हो सकता है.
तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज जीरो FIR. ओके, जीरो FIR का डेफिनेशन क्या है वो दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? अ जीरो FIR is a zero FIR can be lodged at a police station even though the place of commission of a cognizable or non-cognizable offense is outside the territorial jurisdiction of that police station. Okay? इसमें डेफिनेशन में एक रॉन्ग है. क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड. इट इज कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. ओके, सो जीरो डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जीरो FIR का? अ जीरो FIR कैन बी लॉज्ड एट अ पुलिस स्टेशन इवन दो the place of commission of a cognizable offense is outside the territorial jurisdiction of the police station. तो cognizable offense अगर हुआ है वो पुलिस स्टेशन के jurisdiction, territorial jurisdiction के बाहर भी है, तब भी पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च की जा सकती है और वो FIR लॉन्च की जा सकती है और वो FIR को जीरो FIR कहा जाता है. बट दैट जीरो FIR इज रिलेटेड टू ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस. व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? सो ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे. पर अब के लिए, फिलहाल के लिए आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं. दे आर इन सीरियस नेचर. ओके, दे आर इन सीरियस इन नेचर. बहुत ही सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं ये, और इसमें पुलिस ऑफिसर्स दे कैन एक्ट ऑन देयर ओन. अरेस्ट वारंट ज़रूरी नहीं है इसके अंदर. ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस है और इसमें टाइम वेस्ट करना विल हैव सीवियर इम्पैक्ट ऑन द केस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी, ऐसे ऑफेंसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कोई भी परमिशन लेना, किसी का भी परमिशन लेना ज़रूरी नहीं होता. ओके, इनिशियली टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन परमिशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. सो इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है, इन डिटेल वे में अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल. हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि UPSC देखा जा रहा है पिछले थोड़े साल से क्रिमिनल जस्टिस से भी क्वेश्चन पूछ रही है. बेल का मतलब क्या है, पैरोल का मतलब क्या है, FIR के बारे में भी क्वेश्चन आया था. पिछले कुछ सालों में FIR के बारे में भी क्वेश्चन आया था. तो आज इस साल जीरो FIR के बारे में क्वेश्चन आया है. सो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू मेक अ separate video regarding cognizable and non-cognizable offenses. But for now, please understand that cognizable offenses are those offenses which are serious in nature. Okay, they are one, serious in nature. Second, police officer can act on their own. Third, they don't require court's warrant to arrest a person who has done this cognizable offense. So ये रहा cognizable offenses के बारे में. और ये जो जीरो FIR है वो लाया गया था कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. इसके अंदर कौन से ऑफेंसेस देखे जा सकते हैं? रेप, मर्डर, ऐसे सीरियस ऑफेंसेस इसमें इंक्लूडेड है. सो जीरो FIR का मतलब क्या है? जीरो FIR कैन बी लॉज्ड इन अ पुलिस स्टेशन इवन दो द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ cognizable offense is outside the jurisdiction of territorial jurisdiction of the police station. Okay, did you get it? So this was it. So इसका आंसर क्या है? Its answer is option D, only 2. एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए. सो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, जीरो FIR is only applicable to cognizable offenses. The term cognizable or non-cognizable is false, as non-cognizable offenses are controlled separately under section 174. Statement 2 is incorrect. The preliminary inquiry under an officer not below DSP. It is not a standard element of zero FIR. Statement 3 is incorrect. Electronic delivery of information is permitted but not required. It is not obligatory. It is permitted but not obligatory. The informant must sign the information within 3 days. Okay? Did you get it? Even though it is a electronically given information, even if the information is given electronically, the informant has to sign it within 3 days. Okay, if the information
is given electronically, if the information is given electronically, the informant has to sign the FIR within 3 days. Okay, did you get it? Okay. With reference to organization under Government of India, consider the following statement. इधर एक पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसका फंक्शन दिया है, और कंट्रोलिंग अंडर यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आता है वो भी दिया गया है. ओके, सो द फर्स्ट इज सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो टू कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड कंट्रोलिंग यूनियन मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Then we have Serious Fraud Investigation Office to investigate complex corporate frauds. It comes under Ministry of Finance. Then Central Bureau of Investigation to preserve values in public life and ensure the health of the national economy. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. So कौन सा आंसर करेक्ट है इसका हम लोग देखते हैं. ओके, सो द ऑप्शंस आर, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है नन. व्हाट इज इट्स आंसर? द आंसर इज नन. व्हाई? व्हाई इज इट नन? फर्स्ट विल से neither of the three rows is entirely correct. Okay, CEIB. Okay, CEIB. Where is CEIB? Central Economic Intelligence Bureau. It's talking about Central Economic Intelligence Bureau. It comes under which ministry? It comes under Ministry of Finance. Okay, it comes under Ministry of Finance, Department of Revenue, and not Ministry of Home Affairs. In the question it is given that the Central Economic Information Bureau, it comes under Ministry of Home Affairs. No, it comes under Ministry of Finance, under Department of Revenue. Then hence the controlling ministry is incorrect. Then Serious Fraud Investigation Officer, Serious Fraud Investigation Office. Serious Fraud Investigation Office. It comes under Ministry of Corporate Affairs. Okay, Ministry of Corporate Affairs to investigate complex corporate frauds. Serious Fraud Investigation Office falls under the Ministry of Corporate Affairs, not Ministry of Finance. Okay, hence the controlling ministry is incorrect. So Central Vigilance Commission has the formal responsibility to preserve values in public life and protect the health of the national economy. This is the work of Central Vigilance Commission. While the CBI is responsible for investigating corruption, economic offences and specific crimes. Option D indicates that none of the three rows are appropriately matched. So मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. So Central Economic Intelligence Bureau, Central Economics Intelligence Bureau जो है, मैंने इसे Investigation Bureau बताया था. Central Economic Intelligence Bureau जो है ये आता है Ministry of Finance में. Okay, it comes under Department of Revenue, Ministry of Finance. Then Serious Fraud Investigation Officer, it comes under Ministry of Corporate Affairs. Then Central Bureau of Investigation, it comes under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, but the work is to investigate cases related to corruption. Okay, corruption related cases are investigated by the Central Bureau of Investigation, and the agency responsible to preserve values in public life and ensure the health of national economy, it is Central Vigilance Commission. Okay, do you get it? I think this was the last question of UPSC exam. Okay, UPSC preliminary examination अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी से somewhere around 8 questions पूछे गए हैं. From polity 8 questions are being asked. We have discussed 8 questions. हमने elaborately in a detailed fashion में 8 के 8 questions, दूसरे ऑप्शंस क्यों गलत थे और ये जो सही ऑप्शन है वो क्यों सही है, डिटेल्ड वे में हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हिस्ट्री क्वेश्चंस. ओके, वी डिस्कस अबाउट हिस्ट्री क्वेश्चंस. द क्लास विल बी वेरी लॉन्ग बिकॉज दे आर समवेयर अराउंड 21 क्वेश्चंस विच आर टू बी डिस्कस्ड, एंड इसके सोर्सेज भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो दिस वॉज इट गाइज. See you in the next video, and if you find this video helpful, please share it with your fellow aspirants and study well. Focus on your studies. आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है तो प्रिपेयर हुई है आपके एग्जाम के लिए. 2027 का डेट भी आ गया है. सो क्लियर एनी एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस एंड बाय बाय.